नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको परमाणु एवं अणु के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, परमाणु और अणु के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, तो परमाणु एवं अणु। तो परमाणु और अणु क्या है, किसे कहते हैं, उसे पहले समझते हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह कण, ओके, किसी भी पदार्थ का वह कण जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं परमाणु, है ना। खंडित नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है परमाणु। अणु की बात करें तो अणु किसे कहते हैं? अणु तो वैसा कण या परमाणुओं के समूह को अणु बोलते हैं। ओके, जैसे ये मान लीजिए कि ये परमाणु है, ये सब क्या है? ये सब आपका परमाणु है। क्या है? परमाणु। ये आपका परमाणु है। अब परमाणुओं के समूह को, अर्थात जैसे ये है, फिर इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे, जब परमाणुओं के समूह को, ये टोटल को हम बोलते हैं अणु। क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। अर्थात परमाणुओं के समूह को हम लोग अणु कहते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ना है, स्थिर अनुपात के नियम पढ़ना है, और गुणित अनुपात का भी नियम है इसमें, और पारस्परिक अनुपात का भी नियम है, और गेल-उसेक का गैसीय आयतनों का भी नियम है। परंतु ध्यान देना यह है कि हमें ये गुणित अनुपात का नियम और गेल-उसेक का नियम जो है, हम उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है। ये जो 9th क्लास का जो कक्षा है, इसमें गुणित अनुपात का नियम और गेल-उसेक का नियम इसमें नहीं पढ़ना है। हम मुख्य रूप से इसमें तीन नियमों का अध्ययन करेंगे: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और पारस्परिक अनुपात का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमको अभी इसमें नहीं पढ़ना है। ओके, चलते हैं अगला टाइप पर। देखिए, रासायनिक संयोजन तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पर हम द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात के नियम और पारस्परिक अनुपात का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत। और ये गुणित अनुपात का नियम नहीं करेंगे इसमें, और गेल-उसेक का नियम का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का चैप्टर है और इसमें परमाणु अणु है, और इसमें आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर उच्च कक्षा में, आगे की कक्षाओं में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या है, कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो यह नियम क्या है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप समझते क्या है, इसके बारे में समझिए। तो इस नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय और उसका विनाश संभव नहीं है। ठीक है, इस नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान का उदय हो सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अतः इस प्रकार के नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षित रहता है, न हम इसका निर्माण कर सकते हैं और न ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो आपका है,
ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का हम उपयोग अनेकों तरीक़ा से कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जैसे A और B ये पदार्थ है, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद, अब कहिएगा कि उत्पाद कैसे, उत्पाद क्या है? तो जब उत्पाद का मतलब जो नए चीज के पदार्थों का उत्पत्ति होता है उसी को उत्पाद कहते हैं। जैसे अगर हम नमक, ठीक है, यदि हम नमक और, ठीक है, और जल, यदि हम नमक और जल ये अलग अलग पदार्थ है, जब हम आपस में इस दोनों को मिला देंगे तो इसमें नमक जल का क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? अर्थात ये नए उत्पाद हो गया। या और की बात करें तो जैसे अगर हम चीनी, ठीक है, चीनी और, ठीक है, पानी को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, शरबत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? चीनी और पानी को मिला देते हैं तो उत्पाद क्या बना, शरबत हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद हुआ। ये आपका उत्पाद हुआ और ये दो प्रकार का आपका पदार्थ हुआ। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम समझ में आ गया कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना उदय होता है और न ही उसको हम विनाश कर सकते हैं या उसका विनाश संभव है। तो इस प्रकार के नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। चलते हैं अब अगला पॉइंट पर। अब रहा स्थिर अनुपात का नियम। ओके, क्या? स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है। बात करेक्ट है एकदम। कोई भी शुद्ध यौगिक हो, कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक हो, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, बिल्कुल समान, बराबर होता है। तो इस प्रकार के हम नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। यानी शुद्ध रासायनिक यौगिक जो है ना, क्या कर रहा है, शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है जिनसे वह मिलकर बना होता है, और इनमें दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। तो इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। कह रहा है कि फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति के द्वारा किया गया हो, इनमें दोनों का जो रेशियो होता है बिल्कुल बराबर होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 18 ग्राम। अब 18 ग्राम में कहिएगा, ठीक है, कि इसमें H2O, अब 18 ग्राम H2O में H2 कितना है और O कितना है। तो H2O का द्रव्यमान कितना है, H का द्रव्यमान कितना है, तो H का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और इसमें परमाणु संख्या और H के को है H, इसमें 2H
है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 2 हो गया, है ना। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, अर्थात ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, उसका 16 होता है, ठीक है। तो इसका हो गया 16। अब ये 16 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16 2 आपका 18 हो जाएगा, इसीलिए इसको 18 ग्राम बनाया गया है। समान अनुपात, है ना। तो इस प्रकार से ये 18 ग्राम H2O में 16 ग्राम ऑक्सीजन है ना, और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ओके, इसका रेशियो हमेशा 1:8 आता है, 1:8 आता है हमेशा, किसी भी स्थिति में ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 36 दिखा रहा है आपका, 36 ग्राम H2O में 32 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। 9 ग्राम H2O में होगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से इसका भी रेशियो 1/8 अर्थात 1:8 ही आता है इसका हमेशा अनुपात। ऊपर प्रस्तुत कर रहा है कि ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में H2O के अलग अलग द्रव्यमान वाले H2O के नमूनों को लिया गया है, पर उन सब में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान है, मतलब 1:8 ही है। ओके, हमें उम्मीद है कि ये अभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट। अब रहा बात डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ना, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियमों को सिद्ध करता है। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को ही यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सिद्ध करता है। अर्थात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध किया जाता है ना, सिद्ध किया जा सकता है। अब इसका महत्वपूर्ण अंश देखिए, देखते हैं। ये है महत्वपूर्ण अंश। जैसे सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्य कोई भी लिक्विड ले लीजिए, वह परमाणु से, मतलब छोटा से छोटा कण जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम परमाणु। इसीलिए कह रहा है कि सभी द्रव्य या मनुष्य का शरीर भी हो, कोई भी पदार्थ हो, द्रव्य ही नहीं, कोई भी पदार्थ हो, वह परमाणु से, लेकिन यहाँ पर सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होता है। बिल्कुल समझ गए आप लोग। नेक्स्ट जो है करें कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। अविभाज्य मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है अविभाज्य। जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही इसमें विनाश होता है। इसीलिए कहा गया है कि हम रासायनिक अभिक्रिया में इसका न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं इसका हम विनाश कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि यह जो अंश है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। बात सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान
को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको हम विनाश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर यही है कि इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। अतः यह क्रिया जो है, यह घटना जो है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। ओके, हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, और भी पॉइंट देखिए इसका। ठीक है, किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों के भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, यानी द्रव्यमान और उसका गुणधर्म दोनों भिन्न भिन्न होता है। अगला पॉइंट जो है, भिन्न भिन्न तत्व परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसलिए यह जो है स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। समझ में आ गया? अब देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये रहा आपका परमाणु। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है ना, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, मतलब मौजूद होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, बात सही है। कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम भाग है। कोई भी तत्व ले लीजिए, वह क्या है? सूक्ष्मतम भाग है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, मतलब हमेशा मिला हुआ होता है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है ना। इतना छोटा भाग है कि उन्हें कोई भी शक्तिशाली, कितना शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी ला दीजिए, उससे दिखने वाला चीज नहीं है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या जो होता है 0.37 इंटू 10⁻⁻10, यानी 10⁻⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कभी कभी IUPAC नाम पूछ देता है। ओके, किसी भी कंपटीशन लेवल में भी एग्जाम में पूछ देता है। आप 10th के एग्जाम दीजिए, उसमें भी पूछेगा, है ना, या 9th का एग्जाम दीजिए, उसमें भी पूछेगा कि इसका IUPAC नेम क्या है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म पहले आप जानिए। ठीक है, ये है IUPAC का फुल फॉर्म। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? मेरे साथ बोलिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है।
अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। तो यदि याद हो गया होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें थोड़ा सा दिया है, इसको आप गहन अध्ययन करके याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे तत्व दिया है, उसका चिन्ह प्रतीक दिया है, तत्व दिया है, चिन्ह दिया है, तत्व दिया है, चिन्ह दिया है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का संकेत या चिन्ह कहिए, है ना, Al होता है, और आर्गन का Ar, बेरिलियम का Ba, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ओके, पोटेशियम का K। इसी प्रकार से अनेक तत्व और उनके प्रतीक मिलेंगे। ओके, आप बुक से भी अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले आऊँ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और देख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया है, कोबाल्ट दिया हुआ है, लेड दिया, हाइड्रोजन दिया है, आयोडीन दिया, आयरन दिया, सल्फर दिया है ना, सिलिकॉन दिया, सिल्वर दिया, सोडियम दिया, जिंक दिया, जिंक का Zn होता है, सोडियम का Na होता है, और सिल्वर का Ag होता है, सिलिकॉन का Si होता है। इस प्रकार से उसका नाम दिया है, उसका चिन्ह दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लेते हैं, अब हाइड्रोजन एक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक होगा। ओके, इसका परमाणु द्रव्यमान एक होगा, 1 गुना 2 कीजिए, यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन O, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास परमाणु संख्या 6 लगभग 2 गुना होता है सबका, यानी 60। ज़्यादातर इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु संख्या के 2 गुना होता है, लेकिन ऐसे नहीं, आप इसको याद ही कर लीजिएगा, नहीं तो हर चीज़ में लागू नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि 1961 वर्ष में ईस्वी में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना है। ओके, क्या कह रहा है कि 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणुओं के द्रव्यमान का मापक माना है। U मतलब यहाँ पर यूनिट आएगा। क्या आएगा? यूनिट। देखते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना, 6 का 12 ऐसे। इसलिए यहाँ पर जो कार्बन का परमाणु जो ऊपर जो 12 दिया हुआ है, ये आपका परमाणु क्या है? द्रव्यमान है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है, अब यहाँ पर भी देखिए कि कुछ परमाणु द्रव्यमान दिया है, कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। कार्बन का कितना है? 12। नाइट्रोजन का कितना है? 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 दूना के 14 दिया हुआ है, सब में 2 गुना दिया है। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूना के 16 दे दिया गया है। लेकिन सोडियम के 11 होता है, 11 दूना का 22 21 दिया है, इसलिए हम याद करने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, मैग्नीशियम का आपका देखिए 24 होता है, 12 होता है, तो 12 दूना के 24। सल्फर का होता है 16 दूना के 32, और क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिट, और कैल्शियम का होता है 40 यूनिट। कैल्शियम का ऐसे 20 होता है, तो 20 का दोगुना कर दिया है ना, 20 का दोगुना कर दिया तो कितना आ जाएगा? 20 का दोगुना कर दिया है
तो वही लिखा है यहाँ पर 40। ऐसे सबका दोगुना नहीं होता है, कुछ कुछ का होता है, तो जिसका दोगुना नहीं होता है उसको कम से कम याद कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 21 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, 21, इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, और सल्फर का होता है 32 माइक्रो। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। बात सही है। ज़्यादातर है तत्व, ऐसे तत्व हैं जिनको अगर आप मुक्त अवस्था में छोड़ दीजिएगा तो वह जो है वो अभिक्रिया करके वह हानिकारक बन सकता है। तो ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब कि जब बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, इस कारण उन्हें मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। केवल निष्क्रिय गैस के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है, केवल निष्क्रिय गैस ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ये जो दिया है ये है आपका क्या, ये जो आपका है निष्क्रिय गैस है। ओके, क्या है, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। आपसे भी पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, या निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है ना। इसलिए इसको ध्यान देने योग्य बात है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, ओके सॉरी यहाँ पर हीलियम है ना, ये चीज़ यहाँ पर हीलियम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये जो है 6 निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय गैस के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ज़्यादातर निष्क्रिय गैस के परमाणु जो होता है, परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए परमाणु आवेशित। ठीक है, परमाणु भी आवेशित होता है या तो उस पर, अब देखिए आयन या अणु। ठीक है, अब आयन अणु अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि या तो आवेशित हो सकता है अणु, इसका मतलब आवेश रहित, मतलब अनावेशित। तो अणु के बारे में देखते हैं। किसी अणु का निर्माण 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। क्या बोले कि किसी अणु का जो निर्माण होता है 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न करने के कारण होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होता है अणु, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है ना। हम अणु क्या बोले थे कि परमाणुओं के समूह को ही अणु बोलते हैं। तो क्या बोले, अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी रासायनिक की वह सूक्ष्मतम इकाई होता है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि H2O, मतलब जो
जल है वह अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से हो सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर समझ में आ गया ना। कह रहे हैं किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड होने के कारणवश हो सकता है। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए दो भाग क्या है। एक तरह के परमाणु के निर्मित और भिन्न भिन्न तरह से के परमाणुओं से निर्मित, इन्हें यौगिक भी कह सकते हैं। मतलब एक तरह के परमाणु और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरह के परमाणुओं से निर्मित। जैसे उदाहरण के लिए जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, O3 ओजोन, S8 सल्फर, P4 है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक ही तरह के परमाणु है, ऑक्सीजन है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का यहाँ पर निर्माण हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण है तो O+O बना, तब तो O2 बना ना। इसमें तो अलग अलग परमाणु नहीं है, नहीं ना है, तो यहाँ पर O2 का निर्माण हुआ। अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो N+N लिए, अर्थात एक ही तरह के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो यह N2 का निर्माण हुआ। मतलब एक ही तरह का परमाणु। O3 में देखिए, O3 में वही बात है, O+O+O, जब तीन ऑक्सीजन के तीन परमाणु जब आपस में संयोग किए तो O3 का निर्माण हुआ, जो कि ओजोन का सूत्र होता है। ओके, अब देखिए भिन्न भिन्न तरह से परमाणुओं से निर्मित, भिन्न भिन्न तरह से परमाणु। अब देखिए जैसे भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जैसे हमको जल का निर्माण करना है, ठीक है, तो जल में डबल हाइड्रोजन तो वही है, ओके, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ रहा है, अलग परमाणु आ जा रहा है, तब जाकर यहाँ पर H2O का निर्माण हो रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन अलग परमाणु के कण है और ऑक्सीजन भी अलग परमाणु का कण है, यानी दो प्रकार के कण मिला, यहाँ पर दो प्रकार के कण मिला कि नहीं, दो प्रकार के कण मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित है। और ऑक्सीजन एक तरह के परमाणु से निर्मित अणु है ना। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अणु को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि एक तरह के परमाणु से निर्मित वस्तुएं होती हैं, अणु होती हैं, और विभिन्न तरह के परमाणु से निर्मित यौगिक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, परमाणुकता। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता बोलते हैं। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, मतलब कोई भी एक अणु में स्थित जितनी परमाणु की संख्या होगा उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। ठीक है, जैसे इसमें 2 है, ऑक्सीजन में 2 है, तो ये क्या हो गया, परमाणुकता हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ निष्क्रिय क्रम संख्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन एक परमाणु है, ऑर्गन मतलब AR, ठीक है, ऑर्गन मतलब AR, एक परमाणु, बिल्कुल सही है। हीलियम He, एक परमाणु है, ठीक है। और ऑक्सीजन दो परमाणु के, O2, हाइड्रोजन द्विपरमाणु के, H2, फास्फोरस चतुर्य परमाणु के, मतलब 4 प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है फास्फोरस, सल्फर, S8, जो कभी S8 आप देख रहे थे, ये
बहुपरमाणुक है, मतलब बहुत प्रकार से परमाणु, 8 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है सल्फर। तो ये क्या है, ये सब निष्क्रिय गैस एक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो 2 है निष्क्रिय गैस है, ठीक है, बाकी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं रासायनिक सूत्र। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद या जय माँ सरस्वती। ओके, क्योंकि आप सब पर सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संघटन का प्रतीकात्मक प्रतिरूपण को होता है। ठीक है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो इसका चलते हैं, रासायनिक सूत्र के बारे में भी जानना जरूरी है और इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या है। अब रासायनिक सूत्र में क्या क्या गुण हो पाए जाते हैं और क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में। रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता या आवेश बराबर होना चाहिए। ठीक है, संयोजकता हो या उसका आवेश हो, धनावेश ऋण आवेश, है ना, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातुओं को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को बाद में लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि जब धातु और अधातु के यौगिकों का जब रासायनिक सूत्र लगाया जाता है, रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम धातु को लिखते हैं और इसके बाद अधातु को लिखते हैं। जैसे NaCl, हम देखते हैं NaCl लेते हैं, यहाँ पर NaCl दिया हुआ है। NaCl एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे Na क्या है, एक धातु है, सोडियम धातु है, ओके, और क्लोरीन एक अधातु के रूप में आता है, गैस है। ठीक है, तो जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, जब इन दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो यह जो है NaCl का निर्माण होता है। NaCl ये धातु है, इसलिए इसको हम पहले लिखिए। अब Cl Na नहीं लिख सकते हैं क्योंकि Cl क्या है, एक अधातु के रूप में काम करता है। ठीक है, तो Na2 यहाँ पर यहाँ Cl2 होता है, ये 2NaCl होगा, है ना। इन दो सोडियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो 2NaCl का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से Na जो है, सोडियम जो है एक धातु है, इसलिए इसको पहले लिखें, और यहाँ पर क्लोरीन जो है एक अधातु के रूप में है, इसलिए इसको हम बाद में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम एक प्रकार का धातु है और ऑक्सीजन अधातु के रूप में वर्क कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो कॉपर ऑक्साइड है, ये भी क्या है, वैसी धातु अधातु के रूप में बैठा हुआ है। अब देखिए, बहुपरमाणिक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, बहुपरमाणिक जो मतलब बहुपरमाणिक अणु हो, आयन हो, कि रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में एक रसायन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजकता अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। जैसे संयोजकता या आवेश को ब्रैकेट में लगाते हैं। आवेश समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अब कैसे है आवेश, कहाँ होता है, विद्वत बता रहे। देखिए, तो यहाँ पर होगा जैसे CaOH के होल 2 Na, ये देखिए ये आवेश जो 2 दिख रहा है, ये आपका आवेश है। NH4 के होल 2, SO4 के होल 4। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आणविक द्रव्यमान, किसी भी एक अणु के उपस्थिति परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु द्रव्यमान इकाई ही होता है। आणविक द्रव्यमान में जो होता है कि किसी भी एक परमाणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के
जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 40 मिनट हो गए, अब छोड़ देते रहते हैं।